नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2 दिन पहले उदयपुर में जो कुछ हुआ है, क्या ये केवल उन हत्यारों की ही करतूत है जो कैमरे पर दिखाई दिए और जिन्होंने छुरे चलाए, या उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुंह हैं जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो कोई भी छोटी-मोटी वारदात होने के बाद या बयानबाजी होने के बाद राजनीतिक फायदों के लिए या भारत को बदनाम करने के लिए या मौजूदा सरकार को देश विदेश में निशाने पर लेने के लिए माहौल को जितना विषाक्त हो सकता है उतना बनाने पर आमादा हो जाते हैं। और इससे भी बड़ा सवाल एक खड़ा हुआ है, जो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के एक बयान के बाद से जेरे बहस है। वो है ये, उन्होंने कहा है कि जरा जो मदरसों का पाठ्यक्रम है उसको तो एक बार सरकार चेक कर ले कि वहां किस तरह की फसलें और नस्लें तैयार की जा रही है। ये जो कुछ हुआ है और इसके बाद जो लीपापोती करने की कोशिशें हो रही हैं, इस पर भी, और जो एक्चुअल में इसके मूल में है, जब तक उसको समझेंगे नहीं, जब तक उसका निदान नहीं करेंगे, तब तक क्या इस तरह की वारदातों को, इस तरह की ज़हनियत को और इस तरह के जो तत्व हैं उनको जो मिल रहा समर्थन है, उसको कैसे रोकेंगे। मेरे साथ बहुत ही उच्च कोटि के विचारक, लेखक और जयपुर डायलॉग्स के चेयरमैन, पूर्व आईएएस संजय दीक्षित जुड़ गए हैं जयपुर से। संजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी। संजय जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, केवल ये छुरेबाज जिम्मेदार हैं इस घटना के लिए? बिल्कुल नहीं, ये तो वो विचार, वो आइडियोलॉजी, उसके पीछे तो वो है। ये तो जिनको आप सामने देख रहे हैं, ये तो केवल सिपाही हैं, जिनको फुट सोल्जर्स बोलते हैं। ये तो प्यादे हैं। और जो विचारधारा है, जो जिहाद पनपाती है, वो तो विचारधारा अलग ही है। वो तो कहती है कि हमें पूरे दुनिया पर इस्लाम नाफिज करना है। और ये बड़ी किताब में लिखा हुआ है। सूरत अल बकरा की 39वीं आयत है, जो कहती है कि साहब कि जब तक इस्लाम पूरी दुनिया पे नाफिज नहीं हो जाता, तब तक उनको काम करते जाना है। और उसी में जो सर्वश्रेष्ठतावाद, जिसको सुप्रीमेसिज्म कहते हैं, उससे जुड़ी हुई जो तमाम तरह की धारणाएं हैं, वो उन किताबों से ही आती हैं। तो वो जो सर्वश्रेष्ठतावाद है, वो दूसरों को एक हिकारत की नज़र से देखता है। ये देखता है कि ये तो इंसान ही नहीं है। और पूरी तरह से आप जो उनकी जितनी भी तफसीरें हैं और जितनी भी किताबें हैं, बड़ी बड़ी जो मैंने इसीलिए फतावा आलमगीरी का अनुवाद कराया है, जिसको देख लें लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है। और उसमें तो बहुत, यानी कि काफिर का कत्ल करना तो कोई अपराध ही नहीं है। ये वो विचारधारा है जिसमें काफिर का कत्ल करना अपराध नहीं है। आप यदि उसको सैंक्शन दिए हुए हैं, आज भी आपने भारत के तथाकथित सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत यदि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को मान्यता दी हुई है, तो ये तो इसमें सरकारें जो हैं वो स्वयं उतनी ही लिप्त मानी जाएंगी जितने कि इस शरीयत के कानून को चलाने वाले, शरीयत के कानून से चलने वाले और शरीयत के कानून को सभी पर नाफिज करने की इच्छा रखने वाले। जी। सवाल एक्चुअल में ये है कि जो
नुपुर शर्मा वाले प्रकरण को ही अगर हम याद करें, जिसको लेकर के अभी हाल के महीनों में हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही स्वच्छंदता दिखाई दे रही है, जिसके जो जी में आ रहा है, औरंगाबाद का एमपी असदुद्दीन ओवैसी का एमपी किस तरह की लैंग्वेज उसकी थी और किस तरह का उत्तेजक भाषण था कि यहीं औरंगाबाद में ही आप लोगों के सामने नुपुर शर्मा को फांसी दी जानी चाहिए, यहीं लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों का इलाज क्यों नहीं होता है? क्या हमारे कानून कमज़ोर हैं, इच्छा शक्ति नहीं है, या सरकारें जो हैं वो मूक दर्शक बने रहना चाहती हैं? शायद इस तरह के बवालों में, बयानों में, उत्तेजना में, विषाक्त वातावरण में भी उनको अपना वोट बैंक दिखाई देने लगा है। ऐसा ही लगता है। अन्यथा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट किया था। जब एक कठुआ में कांड हुआ था जिसमें बलात्कार का कांड हुआ था एक बच्ची के साथ में, जो कि अधिकतर लोग जम्मू के मानते हैं कि पूरी तरह से वो मिथ्या था, बनाया हुआ था। तो सरकार ने उस समय, क्योंकि उसमें अक्यूज्ड हिंदू थे, सरकार ने पॉक्सो एक्ट में ऑर्डिनेंस के द्वारा अमेंडमेंट करके और उसमें इस तरह के केसेस में फांसी की सज़ा निर्धारित कर दी थी, मृत्युदंड निर्धारित कर दिया था। उस तरह के 100 से अधिक केस हो चुके हैं तब से। मैंने 2014 से इसकी पूरी लिस्ट बनाई हुई है और नवंबर 2020 तक, 2014 से इस तरह के जो मजहबी उन्माद के जिसके शिकार हिंदू हुए थे, उसके 154 केस मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है 2020 के। उसके बाद से 100 और हो चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। तो इनके लिए आपको जो भी जिहादी हिंसा है, जिसको हम जिहादी वायलेंस कहते हैं, जिसमें आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देखते हैं, जिसमें आप इस तरह के भड़काऊ भाषण देखते हैं, जिसमें आप शरीयत की बिना पर सर तन से जुदा होने की बातें करते हैं, उन पर पूरी तरह से आतंकवाद की धाराएं लागू होनी चाहिए। आप ये देखें, कन्हैया लाल ने एक पोस्ट शेयर कर दी, स्वयं नहीं लिखी, पोस्ट एक शेयर कर दी, उसकी बात पे उसको थाने में रात भर बिठा लिया गया और अगले दिन उसको पाबंद करके छोड़ा गया 107, 119, 116 में। एक मौलाना मुफ्ती नदीम बूंदी में, इस घटना के लगभग मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले, वो कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा होके और कहता है कि हम सर तन से जुदा करेंगे, और उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं होता। केवल 108 धारा 108, 107, 108 वाली जो है, उसमें एक तहरीर दी जाती है और तहरीर देके उसको अपने कार्य की इतिश्री कर ली जाती है। ये जिस व्यक्ति ने हत्या की, जिन्होंने हत्या की, ये मदरसे के प्रोडक्ट नहीं थे। ये जो रियाज है, ये रेगुलर स्कूल में 10वीं तक पढ़ा है, ये मदरसे का प्रोडक्ट नहीं है। और भी बहुत जगह आप देखेंगे जो मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, उसमें अभी मैं उसका और कोरिलेशन निकाल रहा हूँ। उससे प्रोडक्ट मदरसे थे के तो इक्के दुक्के हैं कोई। तो ये जो आप अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब की जो बात कर रहे थे, तो वो आरिफ मोहम्मद खान साहब मदरसों को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें खाली, क्योंकि मदरसे क्या करते हैं, मदरसे तो सिपाही ही तो पैदा करेंगे ना। मदरसे स्रोत कहाँ है, धारा कहाँ है? जब तक आप इसको धारा पर चेक नहीं करेंगे, वहां पर बांध नहीं बांधेंगे, तब तक ये नीचे जो आ रही है गंदगी, उसको कैसे रोकेंगे? थोड़ा सा डिटेल बताइए हमारे दर्शकों को
स्रोत क्या है, कौन लोग हैं, उनके चेहरों की शिनाख्त तो होनी चाहिए, पता तो लगना चाहिए। उसके बाद ही समाधान की बात शुरू होती है। पहला समस्या का पता तो लगे कि ये है समस्या। सबसे बड़ी समस्या तो ये हमारे अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास है। ये अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास जो है वो सबको यही सिखाता है, और वो सिखाता भी क्या है, वो उनके पास उनका सोर्स टेक्स्ट है जिसको उन्होंने कह रखा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, एक कॉमा फुल स्टॉप भी इसमें चेंज नहीं हो सकता। यानी जो 7वीं सदी में जो बातें थीं, जो 7वीं सदी का समाज था, वो भी अरब का जो समाज था, जो कबीलाई समाज था, जहाँ लूट-मार की परंपरा थी, उस समाज की जो मान्यताएँ थीं, उस समाज की मान्यताओं को जो किताब में लिख दिया गया, वो बिल्कुल बदल नहीं सकता। ये जो सिखाते हैं, और इसके ऊपर जो इन्होंने तमाम तफ़सीरें और तमाम उन्होंने अपने फ़तवे जो जारी कर रखे हैं, वो है ना, वो तौक़ी रज़ा क्या बोलता है, वो तौक़ी रज़ा जो बोल रहा था, उसके दादाजी के दादाजी अहमद रज़ा बरेलवी, जिन्होंने इतना बड़ा फ़तावा रज़विया लिखा है, उनके नफ़रत के अहकामात तो मशहूर हैं, सिखाते ही नफ़रत हैं। नाम ही उस कंपाइलेशन का, उस फ़तावा रज़विया में से निकाले गए कंपाइलेशन का, जो अब बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन में है। आप ढूँढने जाएँगे तो आसानी से मिलेगा नहीं, लिमिटेड सर्कुलेशन में है, वो अरुण शौरी जी के पास तो है वो। और उन्होंने उसमें से पूरे कोट करके रखा है, वैसे उसका जो छठा वॉल्यूम है मेनली उसके अंदर है वो। नफ़रत के अहकामात, नाम है उसका। कहते हैं नफ़रतें करो, नफ़रतें करने से अल्लाह खुश होगा। तो जहाँ यह सिखाया जाएगा, तो वहाँ आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या होगा? और वही ये सारे मुल्ला मौलाना जो है, ये सबको सिखाते हैं। इनकी ये है, जड़ तो ये है। इनको आप सर्विलेंस कर लें अगर अच्छी तरह से, आप मस्जिदों पे सर्विलेंस कर लें, आप फ्राइडे के खुतबे कंट्रोल कर लें, सब कंट्रोल हो जाएगा। और मदरसे तो हैं ही हैं, लेकिन मदरसे जो हैं वो आप देखिए, क्योंकि तक़लीद की परंपरा देखिए, आप सही थी, मैं बार-बार बताता रहता हूँ कि यहाँ तक़लीद मतलब इनको नकल करना। ये केवल नकल करते हैं, अक़ल का इस्तेमाल वर्जित है, तो नकल जिसकी करते हैं, ज़िम्मेदार तो वो है ना। अब ये पूरा इसमें है, अब एनआईए आ गई है, तो हो सकता है ये पता करें कि भई इसने किसकी तक़लीद की थी और उसको पकड़े जाके, क्योंकि इसको ज़रूर किसी ने ये अक़ल दी है। ये खुद की अक़ल का तो इस्तेमाल इसकी वर्जना है पूरी तरह से। ये सब मुक़ल्लिद हैं, हनफ़ी, सुन्नी जो हैं, ये मुक़ल्लिद मतलब जो तक़लीद करते हैं, तक़लीद का मतलब होता है नक़ल। तो जो है ना, नक़ल जिनकी कर रहे हैं, आप उनको पकड़ें ना। मदरसे का जो भी कुछ पढ़ा रहा है, जिसमें जो एक मदरसे का मौलवी तो बड़ा छोटा मौलवी होता है। वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई अपने आप तो पढ़ा नहीं रहा है। उसका सिलेबस तय किया हुआ है। उसका सिलेबस किसने तय किया हुआ है? उसका सिलेबस या तो देवबंद ने तय किया हुआ है, या आपके अगर कोई बरेलवी मदरसा है तो बरेलवी ने तय किया हुआ है। तो देवबंद का जो सिलेबस है, उसका जो निसाब है, वो क्या है? ये कभी अरशद मदनी को पकड़ेंगे क्या? कभी अरशद मदनी पर हाथ डालेंगे क्या? जो प्रिंसिपल है उसका? या महमूद मदनी जो उसका चाचा है, वो दोनों ने अलग-अलग अपने ख़ेमे बना रखे हैं, जी, जी। जमीयतुल उलमा हिंद के। क्योंकि देवबंद की प्रतिनिधि संस्था है, तो जमीयतुल उलमा हिंद है। उसके अलग-अलग इनके जो अरशद मदनी के जो फ़ादर के फ़ादर थे, इनके असद मदनी के जो हुसैन अहमद मदनी, ये सब मदनी मदनी मतलब मदीने वाले हैं, वो हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, सब मदनी हैं। दुनिया भर के मदनी मिल जाएँगे आपको। तो वो जो सिलेबस है, उसको उठा के देख लीजिए, देवबंद की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वो क्या पढ़ाते हैं?
उसमें क्या संजय लिखा जी, हुआ है? अब आप एक बात करते हैं एक मल्टी कल्चरल, प्लूरल, सेक्युलर सोसाइटी की, उस सेक्युलर सोसाइटी में यदि ये पढ़ाया जाता है कि हमारा मज़हब बाकी सारे मज़हबों से सुपीरियर है, उनसे श्रेष्ठ है और ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि हमें उनके ऊपर गाफ़िल होना है, गालिब होना है, सॉरी गाफ़िल नहीं, हमें उनके ऊपर गालिब होना है। तो जब जहाँ ये लगातार ये सिखाया जाएगा और ये पार्ट है और दावतुल इस्लाम उनका पार्ट है कि और ये लिखा हुआ है कि जिहाद जो है वो दीन हक़ पे दावत देने और उस दावत से इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं, ये पढ़ाया जाता है। तो ज़िम्मेदार वो लोग हैं ना, मदरसों को क्यों ज़िम्मेदारी दे रहे हैं? मदरसों में कोई टीचिंग आप मदरसे बंद करने हैं तो आप इनके जो सोर्स है उसको पहले पकड़िए। और ऊपर से हमारी सरकारें जो है उनको प्रमोट करती हैं, बजाय इनको रोकने के। मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बहुत देर बाद। मैं ये जानना चाहता हूं, आप तो कानून के भी जानकार हैं और बहुत ही महीन तरीके से इन चीज़ों की व्याख्या भी करते रहे हैं। क्या हमारे यहाँ कानून नहीं है या कानून पर अमल नहीं किया जाता है? जब पहली पोस्ट कोई किसी देवी-देवता के अपमान की पोस्ट करे, उसे तभी क्यों नहीं धर लिया जाता है? कितनी छूट दी जाती है? क्या वही जो 100 गालियों वाली परंपरा चली आ रही है कि 100 गालियों तक हम बर्दाश्त करेंगे, क्यों 100 गाली क्यों बर्दाश्त करेंगे? अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है, अगर कोई किसी धर्म का अपमान कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो उसी समय उसको उठा करके क्यों नहीं बंद कर दिया जाना चाहिए? आज तो जुबैर को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ट्विटर पर भी मुश्कें कसी जा रही हैं। ट्विटर को एक अखाड़ा बना लिया है, एक मंच बना लिया है, दूसरों को गालियां देने का, अपमानित करने का और किसी का भी चरित्र हनन करने का। क्या मजबूरी है सरकार की? आपने ज़ुबैर की बात की है, ये ज़ुबैर जो है ये तो मदरसे का प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब की जो मदरसे वाली जो बात है, ठीक है, लेकिन वो अ, जो सोर्स है उसको भी हमें उसको अधिक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको अधिक महत्वपूर्ण रखना चाहिए। जो ज़ुबैर के खिलाफ धारा लगाई गई वो तो बड़ी कमज़ोर थी और जहाँ तक आपका ये 295 ए की बात है, समस्या ये नहीं है कि जल्दी किया जाए या देर से किया जाए। केवल आप उसको एक तरह से करें, एक समान रूप से करें, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कन्हैया लाल को तो आपने पकड़ के थाने में बैठा दिया और मुफ्ती नदीम जो है, वो आराम से खुला घूम रहा है, जबकि मुफ्ती नदीम ने खुला ऐलान किया था सर तन से जुदा कराने का और उसने केवल एक पोस्ट शेयर की थी। यदि कानून को आप समान रूप से उसका उपयोग करें, यदि आप मुफ्ती नदीम को कुछ कहने पे खुला छोड़ते हैं तो ठीक है, बाकी लोगों को भी उतनी ही स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब के इस्लाम के खिलाफ कुछ कहे तो उसको तो तुरंत पकड़ के बंद कर दिया जाए और यदि हिंदू धर्म के प्रतीकों के विरुद्ध कुछ कहे तो उसके लिए दूसरे तरह का नियम। जो भी हो, एक जैसा हो। यदि इसको लीनियंसी के तरह देखना है तो वो एक पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए कि भई ये थोड़ा बहुत अपमान करने का फ्रीडम ऑफ स्पीच में जब तक कि वो डायरेक्ट वायलेंस इंसाइट नहीं कर रहा हो, तब तक उसको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे या तब तक हम उस पर ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे। तो ये पब्लिक पॉलिसी समान रूप से सबके ऊपर हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि साहब कि कोई जो है वो इस्लाम के खिलाफ कुछ कहे तो उसके लिए दूसरा रूल और हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ कहे तो उसके लिए दूसरा रूल। तस्लीम रहमानी जो है वो कुछ भी बोलते रहे, उनके लिए दूसरा
और नूपुर शर्मा कुछ कह दे तो उसके लिए दूसरा। ये एक बात। दूसरी बात, जो ज़ुबैर का जो स्पेसिफ़िक केस है, ज़ुबैर का जो स्पेसिफ़िक केस जिसमें उसको पकड़ा गया, वो तो बहुत मजबूत केस नहीं है, मैं तो नहीं मानता कि वो मजबूत केस है। लेकिन उसके बाद जो उसने जो काम किया, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस इत्यादि जो करने का प्रयास किया, वो उसने अपने आप को उसमें बहुत बुरी तरह से फँसा लिया। तो जो मेन केस है उसमें तो वो हो सकता है बच जाए, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, टैम्परिंग विद एविडेंस और ये सब जो उसने काम बाद में किए हैं, जो कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि वो जिसको रिमांड भी इसी कारण ही मिली। जो उसने अपने ट्वीट्स डिलीट किए हैं और जो ये कहा कि साहब कि मेरा वो मोबाइल तो खो गया है, और मोबाइल खोने के बाद भी उसमें से ट्वीट डिलीट हो रहे हैं। ये जो सब हरकतें हैं ना, ये इसमें पकड़ा जाएगा। जो मेन केस है उसमें विशेष दम नहीं है। उसके बजाय तो जो नूपुर शर्मा को इसने एंडेंजर किया है, उसको उसकी ज़िंदगी के ऊपर जो एक खतरा उत्पन्न हो गया है, उसका केस इसके विरुद्ध चले तो उसमें निश्चित रूप से अधिक संभावना है। क्योंकि इसने वो पूरा का पूरा इंसाइटमेंट टू वायलेंस उसमें किया है। वो साफ-साफ प्रूव हो सकता है। वो तो नहीं किया, एक वो ले आए पता नहीं कौन से हनीमून हनुमान वाला, बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा केस है, मुझे नहीं जमा। लेकिन बाद में इसने अपने आप को एंटेंगल करके अपने आप को लपेट लिया उसके अंदर। जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री, वहाँ का पुलिस प्रशासन सब शुरू में तो डिनायल मोड में थे। इसे एक हत्या ही बता रहे थे। बाद में जब जिस तरीके से वीडियो जारी किए गए और जिस तरीके से उन्होंने कहा, बाकी लोगों को भी उकसाया कि आप लोग भी यही काम करिए जो हमने किया है अभी। और जब इस पर आवाज़ें उठनी शुरू हुई कि ये तो सीधे-सीधे आतंकवाद है, दहशत क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और एनआईए को जब ये केस सौंपा गया तो अशोक गहलोत के सुर भी बदले हैं। ये कुछ साल पहले मैं राजस्थान गया था। उदयपुर से लेकर के आपके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, पुष्कर, जयपुर, मुझे इतना पसंद आया था ये प्रदेश। इतनी वृहत यात्रा मैंने पहली बार की थी। उससे पहले खाली 1-2 बार मैं उदयपुर गया था। मुझे इतना बढ़िया ये स्टेट लगा, शांत एकदम। कई साल पहले की बात है। ये अचानक इतना विषाक्त कैसे हो गया? करौली, अलवर, उदयपुर, कई जगह इतनी वारदातें हो चुकी हैं। वजह क्या है? ये चरित्र कैसे बदल रहा है राजस्थान का? यहाँ पीएफआई की एंट्री हो गई एक तो। ये और पीएफआई की एंट्री पर विशेष रूप से राहुल गांधी के प्रभाव में, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो पीएफआई से अपने आप को उपकृत समझते हैं। वायनाड में उन्हें ऐसा लगता है कि पीएफआई उनके लिए कुछ 2-4 हज़ार 10,000 वोट इकट्ठा कर देती है। तो वो उस चक्कर में पीएफआई के प्रति उनका नरम रुख है। आपने देखा होगा कर्नाटक में भी था, जब उनकी सरकार थी वहाँ पर। और राजस्थान में और जहाँ भी उनकी और अन्य स्थानों पर सरकार है, वहाँ पर उनका ये है, या तो परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह कोरिलेशन तो है एक। आप दोनों में एक तार्किक संबंध स्थापित कर कर देख सकते हैं। वो तार्किक संबंध इसी प्रकार स्थापित होता है कि आप देखिए कोटा जैसे स्थान में, जो कि वैसे भी सांप्रदायिक रूप से काफ़ी संवेदनशील है। वैसे हम ये मानते थे कि पूरे राजस्थान में यदि कहीं दंगे होते थे तो केवल कोटा में होते थे। जी, जी। उस स्थान पर आप पीएफआई को उनकी परेड करने की अनुमति दे देते हैं, और पीएफआई की वो परेड कैसी होती है, वो मैं आपको बताऊँ। यदि लोग विभाजन के समय पे जाएँ तो आपको ध्यान होगा कि अपने दंगे कराने के लिए, बदमाशियों के लिए मुस्लिम लीग ने एक मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड करके एक बनाई थी, और वो मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड बिल्कुल मिलिट्री पैटर्न पे उसकी ट्रेनिंग करके, और उसका काम हर दंगे में आगे बढ़ के और इसी प्रकार से दहशत फैलाने का, हत्याएँ करने का रहता था। तो उस प्रकार की इनकी
पीएफआई की यूनिट इन्होंने बना रखी है और उसकी ये परेड कराते हैं। उस परेड की इन्होंने अनुमति दे दी कोटा में। उसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान नहीं है, मैंने तो राजस्थान पुलिस को टैग करके भी कहा था कि भाई देख लो, यहाँ पर आपके 95% जो है, जयपुर की बात ले रहे हैं तो 95% जो है वो यहाँ पर बरेलवी या देवबंदी हैं, बल्कि 90% बरेलवी ही होंगे। 5% यहाँ पर अहले हदीस की एंट्री हुई। वो अहले हदीस का एक व्यक्ति है, वो यहाँ पर आया। अब आप ये देखिए कि लगभग 250 मस्जिदें हैं जयपुर में से, उसमें से 200 पर पैसे के ज़रिए अहले हदीस का कब्ज़ा है। अब यह बातें लोगों को प्रशासन में समझ में नहीं आती। हमारे प्रशासन की समस्या ये है कि वह इस्लाम के बारे में गहराई में जाने से बचता है। उसको लगता है कि पता नहीं कौन कब नाराज़ हो जाए। लेकिन जब तक आप उसके बारे में गहराई से जाके और उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप क्या हो रहा है, किस चीज़ का क्या महत्व है। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको कि ये इस व्यक्ति का वीडियो मैंने सुना, जैसे ही उसने लब्बैक कहा, मैं कहा, ये लो, ये तो बरेलवी है। और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये इसकी जड़ जो है वो, किसी ने कहा कि लश्कर तैयबा से है। अरे यार, लश्कर तैयबा से कैसे हो सकती भाई? लश्कर तैयबा तो अहले हदीस है। तो जैश से हो गया, जैश से कैसे होती है? देवबंदी है। हिजब से कैसे हो सकती है? जमात इस्लामी है। तो ये चीजें, ये पुलिस प्रशासन को भी ये पेचीदगियां नहीं पता है, प्रशासन को भी नहीं पता है। जानकारों से पूछना नहीं चाहते तो क्या कर सकते। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन कर लूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना बरता करें। जब आप इतनी संख्या में जुड़े हुए हैं तो लाइक बटन भी जरूर दबाया करें। एक सवाल आया है, इन्होंने लिखा है कि SC/ST एक्ट जैसा क्यों नहीं एक कानून बना दिया जाता, एंटी जिहाद एक्ट, जैसे ही कोई इस तरह की बदअमनी फैलाए, इस तरह के बयान दे, तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली एक जो डेफिनेशन टेरर की दी हुई है UAPA एक्ट में, उसी में एक क्लॉज हल्का सा जोड़ा जा सकता है या प्रोवाइजो जोड़ा जा सकता है। बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं। आपको लगता है जब नुपुर शर्मा वाले प्रकरण पर खाड़ी के देशों ने, कतर ने शुरुआत की थी, उस समय भारत का रुख कड़ा होना चाहिए था, ना कि बैकफुट पर जाना चाहिए था? वो तो एक बहुत ही गंभीर घटना हो गई, जिस प्रकार से भारत ने उनके चरणों में लेट कर आत्मसमर्पण किया। उससे आप ये देखिए कि ये जितने भी जिहादी तत्व हैं यहाँ पर, उनका जो हौसला था, उनका जो मोराल था, वो 100 गुना बढ़ गया। उनका ये क्या चीज़ है? हमारे कतर और कुवैत जो हैं, वो इस मोदी को अपने कदमों पे लिटा लेते हैं। और यह जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कंसेशन जो भारत ने दिया, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और ये आपने देखा, ये अचानक जो दंगे भड़के, ये हुआ वो सब, ये सब इसी उसमें भड़के कि साहब कि हमें तो कोई क्या होगा, हम तो कतर से कहलवा देंगे। तो ये सारा का सारा जो डॉक्टर जयशंकर ने एक अपना आत्मसम्मान भारत का बढ़ाया था, वो एक झटके में इन्होंने पूरी तरह से उसको डाउन कर दिया। और उसके बाद फिर इनका जो IT सेल है, जो मुझे लगता है मूर्खों की एक बहुत बड़ी जमात है, वो तरह तरह से उसको उचित ठहराने के चक्कर में और उसने अपना मजाक और अपनी बद उड़वाई। लेकिन NS से अजीत डोभाल तो अब भी गिल्टी मोड में दिखाई दे रहे हैं। अभी स्मिता के साथ जो इंटरव्यू था उनका, उसमें कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की वजह से हमको बड़ी असहज स्थितियों में खड़ा होना पड़ा भारत को। NS से को इस तरह का बयान देना चाहिए।
बिल्कुल नहीं देना चाहिए, एनएसए का काम नहीं है ये। और एनएसए जो है, ये अपने जो इनका कार्य है मुख्य, वो तो ये करते नहीं हैं। इनको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने का काम 2018 में दिया गया था, वो तो आज तक इन्होंने बनाई नहीं। पहले बड़े-बड़े बयान दिया करते थे कि जिन्होंने शक्ति को न्याय से नीचे रखा, जिन्होंने न्याय को शक्ति से ऊपर रखा, उन्हें इतिहास ने कभी माफ़ नहीं किया। जिन्होंने विचारों को कर्म से ऊपर रखा, उन्हें इतिहास ने कभी माफ़ नहीं किया। और आज जो है ये जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक वक्फ बोर्ड की मीटिंग कराई, जो कि इनके और जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। उसमें वहाँ के बड़े-बड़े अपराधियों को लाके प्राइम मिनिस्टर से मिलवा दिया। उसके बाद फिर जयपुर डायलॉग्स पे जावेद इकबाल शाह जी ने उसका भेद खोला, और मेरे साथ ही उनकी वार्ता थी। अब उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, और इंक्वायरी होने के बाद एक के खिलाफ तो, उसमें से जो लोग आए थे उसमें से एक के खिलाफ तो सीबीआई की रेड हो गई। और ये पूरा का पूरा जो वहाँ पर एक खेल खेला गया 370 के बाद में, 370 में अब तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 370 तो एनएसए के विरोध के उपरांत हुआ है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये एएस दुल्लत कैंप के व्यक्ति हैं। एएस दुल्लत इनके बॉस थे, एएस दुल्लत के ही विचारधारा के हैं ये। और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी 370 में रोड़े अटकाने की। उसके बाद भी अमित शाह जी ने उसको किया, फिर अमित शाह जी ने सीएए किया, फिर अमित शाह जी की इतनी अधिक वाहवाही होने लगी कि फिर उनको मौका मिल गया अमित शाह जी के विरुद्ध कान भरने का, और उनके पर कतर दिए गए। ये हुई है ऊपर की पॉलिटिक्स। और आज फिर इन्होंने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को वापस उन्हीं सेपरेटिस्ट्स को गिफ्ट में देने का पूरा कार्यक्रम कर लिया, कि वापस उमर अब्दुल्ला और वही महबूबा मुफ्ती और उन्हीं के पास वापस सत्ता चली जाए, और जम्मू फिर से गुलाम हो जाए कश्मीर का। ये जो इतना विषाक्त वातावरण बन गया है संजय जी, आखिर में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जो वातावरण बनाया है वो तो बहुत सारी ताकतें हैं। कुछ दृश्य जो दिखाई दे रही हैं, कुछ अदृश्य हैं, कुछ हमारी पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनकी वोट परस्ती की राजनीति है। जी, सही कह रहे हैं आप। और इसमें सब आश्चर्य की बात ये है कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो ऐसे लोगों का तुष्टीकरण कर रही है जिनका एक वोट नहीं मिलना उसको, और ऐसों का तिरस्कार कर रही है जिनके वोट से 2 बार वह पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बना चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।